हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को समझेंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एनसीईआरटी की पहली लाइन कहती है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग डीएनए से डीएनए में ही जब हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, यानी डीएनए की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बनाते हैं और उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, तो उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। जब हम डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और डीएनए से मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करते हैं, तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि जैसे डीएनए में दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट करते हैं, वैसे आरएनए में आरएनए की फॉर्मेशन के टाइम पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब नहीं करते और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। एनसीईआरटी की अगली लाइन कहती है कि हियर आल्सो द प्रोसेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि रेप्लिकेशन की तरह यहां भी जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन को गवर्न करने वाला प्रिंसिपल कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। और यहां एक बात ध्यान रखने की है कि जैसे डीएनए के केस में एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ बाइंड करता था, बेस पेयरिंग करता था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, यहां इस केस में ट्रांसक्रिप्शन के केस में जहां पर मैसेंजर आरएनए बनेगा, उस केस में एडेनिन यूरासिल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बेस पेयरिंग करेगा, थाइमिन की जगह यूरासिल आएगा, बाकी गुआनिन एंड साइटोसिन आर दी सेम। अब डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में एक फर्क ये आता है कि जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमने देखा था ये रेप्लिकेशन फॉर्क है और कंप्लीट डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर जाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो रेप्लिकेट कर जाते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में केवल एक स्ट्रैंड जो है वो रेप्लिकेट कर पाता है, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड, जिसे कि हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड होता है और वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता। इसी बात को एनसीईआरटी लिखती है और उसका रीजन बताने के लिए क्वेश्चन पुट अप करती है कि क्यों, वाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में और स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि टोटल डीएनए, एंटायर डीएनए और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ एक टाइम पर ट्रांसक्राइब क्यों नहीं कर पाते। तो उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जिसके एनसीईआरटी में 2 रीजंस गिवन है और इन दोनों ही रीजंस को कभी कभी 3 मार्क्स के लिए तो कभी 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। पहला रीजन है जो एनसीईआरटी लिखती है, पहले हम एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं, फिर इस रीजन को समझेंगे। First, if both strands act as template, they would code for RNA molecule with different sequences. Remember, complementarity does not mean identical, and in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acids in the proteins would be different. Hence, one segment of DNA would be coding for 2 different proteins, and this would complicate the genetic information transfer machinery. तो पहला रीजन ये बताया है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर मशीनरी को कॉम्प्लिकेट कर देगा। अगर दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो ट्रांसक्राइब करेंगे तो उसके कारण डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आरएनए हमें मिलेंगे और डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आरएनए के कारण डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, जिससे कि डिफरेंट प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल डीएनए का सीक्वेंस लिया है। ये कोई रियल सीक्वेंस नहीं है, बस समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सीक्वेंस आपके लिए लिया है। तो हम यहां पर ऐसा करते हैं कि दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है ये बताने के लिए हाइपोथेटिकली हम यहां पर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बना करके देखेंगे। तो जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी, जी, 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 ए के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है, लेकिन यहां पर इस केस में यूरासिल आएगा आरएनए के केस में, और नीचे जो बनेगा दैट विल बी
G C C C A A A। आप सभी जानते हैं कि इन ट्रिपलेट आरएनए सीक्वेंसेस को कोडोन कहा जाता है, और ये कोडोन डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। मान लो कि हमें प्रोटीन बनाना था और प्रोटीन के लिए इंसुलिन मान ले, एक हाइपोथेटिकल प्रोटीन मान लेते हैं कि हमें इंसुलिन की प्रोडक्शन करनी थी, इंसुलिन प्रोटीन चाहिए था। तो इस आरएनए के सीक्वेंस से हमारे पास इंसुलिन प्रोटीन आ गया, लेकिन दोनों स्ट्रैंड्स के बदौलत कई सारे अमाइनो एसिड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमें मिल जाएंगे। हमें चाहिए था सिर्फ इंसुलिन प्रोटीन, लेकिन आ गए कई सारे, ये भी आ गया, वो भी आ गया, XY प्रोटीन कोई भी आ गए, जबकि हमें सिर्फ एक प्रोटीन चाहिए था, इंसुलिन। बाकी सारे प्रोटीन्स आ गए। इससे क्या हुआ? इससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर मशीनरी है वो कॉम्प्लिकेट हो गया। यही बात एनसीईआरटी में लिखी है कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब करेंगे तो आरएनए के डिफरेंट सीक्वेंसेस बनेंगे। जैसे यहां पर CCC, GGG, UUU, ये ट्रिपलेट बन रहे हैं, डिफरेंट आरएनए के सीक्वेंसेस बन रहे हैं, जिससे कि डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बनेंगे। जैसे कि AUG हमें पता है कि मिथुनिन के लिए कोड करता है, ऐसे ही कई वेलाइन के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट कोडोन्स जो हैं वो कोड करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, अगर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स डिफरेंट सीक्वेंसेस मिलेंगे तो उससे अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे, 2 से ज्यादा प्रोटीन भी बन जाएंगे। तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ इंसुलिन चाहिए था, लेकिन बहुत सारे बन गए, जिससे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर मशीनरी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गया। दूसरा रीजन एनसीईआरटी लिखती है, फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब करेंगे तो उससे दूसरा दुष्परिणाम यह होगा कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी 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 अगर हम गौर से देखें तो साइटोसिन गुआनिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ और यूरासिल एडेनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना करके आपस में पेयरिंग कर लेंगे, बेस पेयरिंग कर लेंगे। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करता। इसीलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब नहीं करते। यही 2 रीजन एनसीईआरटी में भी बताए गए हैं कि क्यों दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब नहीं करते, जो कि हमने आपको बता दिए। और फर्स्ट तो आपको एनसीईआरटी से रीड भी करके दिखा दिया। सेकेंड रीजन लिखा है, द 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, hence would form a double stranded RNA. This would prevent RNA from being translated into protein and exercise of transcription would become a futile one. आगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन एनसीईआरटी ने बताए हैं, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब इन्हें समझते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जैसे आपने रेप्लिकेशन में कई सारे एंजाइम्स देखे थे, हेलिकेज था और भी बहुत सारे एंजाइम रेप्लिकेशन की प्रोसेस को गवर्न कर रहे थे, लेकिन इस प्रोसेस में आपको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यही एंजाइम मिलेगा। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए की पॉलीमराइजेशन को 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड पर ही करता है, आरएनए पॉलीमराइजेशन को। हमें पता है कि अगर आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, इसका मतलब यह है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला है वही ट्रांसक्राइब कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा आरएनए पॉलीमराइज करने की डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
ये स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला आएगा। इसीलिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड होगा वही ट्रांसक्राइब कर सकता है, उसी को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला होगा वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर डिस्प्लेस हो जाएगा, उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। बेचारे कोडिंग स्ट्रैंड की कोई औकात है नहीं, लेकिन उसको इज्जत मान देने के लिए जितने भी हम रेफरेंस लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के लिए वो एक रेफरेंस पॉइंट है। मतलब कि अगर हम प्रमोटर के रीजन की बात करें कि प्रमोटर कहां प्रेजेंट होता है, तो बाय कन्वेंशन हम ये बोलते हैं कि प्रमोटर 5 एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है। कोडिंग स्ट्रैंड के को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं। जैसे फिजिक्स में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, वैसे ही यहां पर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कोडिंग स्ट्रैंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान करके जो भी लोकेशंस हैं प्रमोटर और टर्मिनेटर वगैरह की, वो हम निर्धारित करते हैं। तो आरएनए पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होती है। इस डायरेक्शन में होने के कारण जो इसके एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के एंटी पैरेलल क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो वही जो है डीएनए का स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब कर सकता है और उसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अब जैसा कि बताया कि कोडिंग स्ट्रैंड को इज्जत मान देने के लिए कह दिया कि हालांकि ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, मतलब मैसेंजर आरएनए नहीं बनाएगा, फिर भी इसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जितने भी रेफरेंस माने जाते हैं किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, स्ट्रक्चरल जीन को, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को डिफाइन करने के लिए, वो कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। जब हम लोकेशन ऑफ प्रोमोटर बोलेंगे तो लोकेशन ऑफ प्रोमोटर आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखिए कि प्रोमोटर कहां लोकेटेड है। प्रोमोटर जो है वो 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पर प्रेजेंट है। यही बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि लोकेशन ऑफ प्रोमोटर क्या है? 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, और उसी को हम अपस्ट्रीम कहते हैं। लोकेशन ऑफ टर्मिनेटर क्या है? वो है 3 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, जिसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। प्रोमोटर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है। यहां इसका यह मतलब है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो आपका आरएनए पॉलीमराइज करेगा, आरएनए बनाएगा, वो बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन पे। और इट्स प्रेजेंस यानी प्रोमोटर की रीजन डिफाइन करती है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को। कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट है और कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है, वो क्या चीज डिफाइन करेगी? वो प्रोमोटर डिफाइन करेगा। अगर हम प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशंस को स्विच कर देंगे, जैसे कि यहां मैंने आपको करके भी दिखाया है, एनसीईआरटी ने तो सिर्फ लाइन लिखी है, मैंने आपको यहां पर करके दिखाया है। अगर आप प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे, प्रोमोटर की जगह टर्मिनेटर, टर्मिनेटर की जगह प्रोमोटर, तो क्या होगा? तो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड की जो पोजीशंस हैं वो बदल जाएंगी। यानी कि जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते थे जब प्रोमोटर यहां था, अब उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे जब प्रोमोटर यहां आ गया। तो प्रोमोटर ही वो रीजन है जो आपके कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड को डिफाइन करता है। अगर हम प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशंस को स्विच करेंगे तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। यही बात एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं एक बार। देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए in the structural gene of transcriptional unit. Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5 prime to 3 prime. The strand that has polarity 3 prime to 5 prime act as template. उन्होंने यही बात कही क्योंकि RNA polymerase जो है वो 5 prime to 3 prime सिंथेसिस कर पाता है, आरएनए की पॉलीमराइजेशन कर पाता है, इसीलिए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड होगा, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड, उसी के वो वास्तव में ट्रांसक्राइब कर सकता है। यही लिखा है, द स्ट्रैंड दैट हैज पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। द अदर स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम and the sequence same as RNA except thymine and
एट द प्लेस ऑफ यूरासिल। इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात लिखी है एनसीईआरटी में कि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा वो इस आरएनए का, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है, उसका भी सीक्वेंस वही होगा, यानी इन दोनों का सीक्वेंस सेम होगा। इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, वो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डिस्प्लेस कर दिया जाता है। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड इज रेफर्ड टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड किसी चीज के लिए कोड नहीं करता उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ऑल द रेफरेंस पॉइंट while defining a transcription unit is made with respect to coding strand। और कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस मानकर ही ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को डिफाइन किया जाता है। और यहां पर आपको डायग्राम देखने को मिलता है। The promoter, terminator flank and the structural gene in transcription unit. The promoter is said to located towards 5 prime end upstream of structural gene। जैसा कि आपको बताया कि कहां है लोकेशन टर्मिनेटर और प्रोमोटर की, वही ये बता रहे हैं। और आगे क्या लिखते हैं, इट इज द, मतलब प्रोमोटर क्या है, वो है एक डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। यहां आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। ये तो हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसी लाइन को यहां पर लिखते हैं कि बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर, यानी अगर हम प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशंस को स्विच कर देंगे, द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कुड बी रिवर्स। तो डेफिनेशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड रिवर्स हो जाएगी। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड। ये लोकेशन मैंने आपको बता दी यहां पर, लोकेशन ऑफ टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड, जिसे डाउनस्ट्रीम भी कहा जाता है। अब आगे जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट और जीन की बात करते हैं। अब यहां पर आप बहुत फोकस से पढ़िए कि जीन और सिस्ट्रॉन में क्या फर्क है। जीन की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हम जीन को एक ऐसी यूनिट डिफाइन करते हैं जो कि हमारी इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट है। तो जीन जो है वो ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। लेकिन सिस्ट्रॉन एक ऐसा जीन है, एक ऐसी यूनिट है जो पॉलीपेप्टाइड के लिए, यानी कि प्रोटीन के लिए, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, और इन प्रोटीन्स के लिए जो कोड करता है डीएनए का यूनिट, उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। यहां पर ये ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सबके लिए कोड कर रहा है, उसमें कोई बात नहीं, उसको हम जीन कहेंगे। लेकिन जो स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए और उसके बाद प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, उसे हम सिस्ट्रॉन कहेंगे। सिस्ट्रॉन यूकैरियोट जो हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यानी सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। पॉलीपेप्टाइड बहुत सिंगल यूनिट बनती है। और प्रोकैरियोट्स, P फॉर प्रोकैरियोट्स एंड P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यानी यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, P1, प्रोटीन 2, प्रोटीन 3। यूकैरियोट्स के अंदर हमें इंटरप्टेड जीन सीक्वेंस देखने को मिलता है, यानी सिस्ट्रॉन में एक्सॉन और इंट्रॉन, फिर एक्सॉन फिर इंट्रॉन, ऐसे ऐसे बीच में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। एक्सॉन्स जो हैं वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, लेकिन इंट्रॉन नॉन फंक्शनल है और प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। इन्हें स्प्लिट जीन कहते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है बीच में इंट्रॉन का प्रेजेंस होना। इंटरप्टेड है इसीलिए इसे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कहते हैं। तो यही एनसीईआरटी लिखती है, अ जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा कि हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में पढ़ा था। दो देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड इन द डीएनए, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अ जीन इन द टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यानी कि हम लिटरली उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कैसा, कहां पर प्रेजेंट है और उसका कैसा स्ट्रक्चर है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर
ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए ऑल्सो डिफाइन अ जीन। जैसा कि मैंने कहा, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो सबके लिए कोड करे उसको नॉर्मली जीन कह दिया जाता है। However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, यानी जो स्पेसिफिकली पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन के लिए कोड करेगा वो सिस्ट्रॉन कहलाएगा। The structural gene in transcriptional unit could be said monocistronic, usually mostly in eukaryotes, or polycistronic, mostly in bacteria or prokaryotes. In eukaryotes, the monocistronic structural gene have interrupted coding sequences. The genes in eukaryotes are split, यानी कि exons और introns उनमें present होते हैं। The coding sequences or expressed sequences are defined as exons. Exons are said to be those sequences that appears in mature or processed RNA. जब हम split gene arrangement की splicing करते हैं तो हमारे पास mature या refined RNA हमारे पास आ जाता है। इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, जो कि हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में पढ़ने वाले हैं। उसी के बारे में लिखते हैं कि एक्सॉन्स जो हैं वो मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में आते हैं। एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। आप अगर हमारा प्रोसेस्ड आरएनए देखेंगे तो उसमें एक्सॉन आया है, इंट्रॉन नहीं आया। इंट्रॉन को हमने बाहर निकाल फेंका है और यही बात यहां पर लिखी गई है। अब हम टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में बात करेंगे। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है वो हमें टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट का अर्थ है जिसे पढ़ पढ़कर हम प्रोटीन कोड करेंगे। हम नहीं, मतलब ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन कोड करेगा। देखो ये एमआरएनए है, ये ब्लू कलर से बना हुआ, इसके कोड को पढ़ पढ़ के ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स लेकर के आ रहा है, इसीलिए उसको टेम्पलेट कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए सबसे पहले तो मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ता है, रीड्स कोड, यानी कि इस कोड को, अगर ये AUG है, GGC है, कुछ भी है, जो भी सीक्वेंस है ट्रिपलेट, उसको पढ़ता है और ब्रिंग अमाइनो एसिड। तो ट्रांसफर आरएनए सबसे पहले आपके मैसेंजर आरएनए के कोड को पढ़ता है और उस कोड से संबंधित जो अमाइनो एसिड है उसको लेकर के आता है। और राइबोसोमल आरएनए का जो रोल है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक है, यानी ये जितनी भी गतिविधि हो रही है ये राइबोसोमल आरएनए के अंदर ही हो रही है। तीनों रोल्स आपको समझ आ गए होंगे। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का है जो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है 28S, 18S एंड 5.8S। राइबोसोम जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो हेट्रोजीनस आरएनए, HNRNA कहते हैं, जो कि प्रिकर्सर ऑफ mRNA है, उसको ट्रांसक्राइब करता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए, 5SrRNA और SN यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब एनसीईआरटी में न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का नाम है, उससे रिलेटेड हमें यह बात जाननी चाहिए कि इसके डुअल रोल हैं। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है आरएनए पॉलीमरेज को शुरू करने के लिए, और दूसरा ये एनर्जी सोर्स है। अब आगे आरएनए को बनाने की, यानी कि मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करने की डीएनए से जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, वो हम पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने यहां इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, लेकिन हमने आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में यहां पर प्रोवाइड किया है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना। स्टार्ट कहां पर होगा? प्रमोटर रीजन पर। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिग्मा फैक्टर के साथ, सिग्मा फैक्टर प्रमोटर पे बाइंड करेगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करेगा। किसके लिए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करता है? सबस्ट्रेट और एनर्जी सोर्स के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, प्रमोटर पे बाइंड करता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करता है और डीएनए के हेलिक्स को खोल देता है, जैसा कि यहां पर इस प्रोसेस में आपको बताया गया है।
यहां पर क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसके साथ सिग्मा फैक्टर बाइंड किया किस रीजन पे, प्रोमोटर रीजन पर, और इसने क्या किया, डीएनए के हेलिक्स को खोल दिया। इलोंगेशन के टाइम पे सिग्मा फैक्टर जो है वो उससे दूर हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के अलोंग मूव करेगा और 30 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड की इस रफ्तार से आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। और लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जुड़ जाता है, टर्मिनेटर पे बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देता है, और ऐसा आपका ट्रांसक्रिप्शन होती है और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बन जाता है, जैसा कि आप इस प्रोसेस में देख पा रहे हैं। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस है, ये तो आपको यहां से भी पता चल जाता है। और एक और डिफरेंस जो एनसीईआरटी में यहां बताया है वो ये है कि यहां पर यूकैरियोट्स में कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो आरएनए को टोपी लग जाती है, यानी आरएनए की कैपिंग होती है। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो 5 प्राइम ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए पर बाइंड कर जाता है, इस प्रोसेस को हम कैपिंग कहते हैं। अब स्प्लाइसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन है, फिर बीच में इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है। एक्सॉन जो है वो कोड करते हैं लेकिन इंट्रॉन्स नहीं करते, इंट्रॉन बेकार चीज है, उसे निकालना है, तो स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंट्रॉन्स को बाहर निकाल फेंकते हैं। और लास्ट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज है टेलिंग, यानी कि पॉली ए एडिनाइलेट रेजिड्यू 200 से 300 जो है वो यहां पर 3 प्राइम पे, हेट्रोजीनस आरएनए के 3 प्राइम पे जुड़ जाते हैं और ये आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। आप एनसीईआरटी से भी पढ़कर देख सकते हैं, एक भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं छोड़ी गई, एनसीईआरटी की नहीं छोड़ी गई। और यहां तक तो एनसीईआरटी से बिल्कुल सेम चल रहा था, लेकिन इसके बाद एनसीईआरटी थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती है अपनी लैंग्वेज को, और उस कॉम्प्लिकेटेड भाषा को हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करके आपको इन नोट्स में बताया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।